तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, ईथर्स। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। और सबसे पहले हम ईथर को डिफाइन कर लें। तो लिखा है इसमें कि जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न को ईथर कहते हैं। इसका मतलब समझे आप कि अगर हम जल के दोनों हाइड्रोजन को हटा के और वहां क्या लगा दें, एल्किल समूह लगा दें, तो इस तरह से ये जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न बन जाएगा, जो कि क्या कहलाता है, ईथर। या अगर हम एल्कोहल के रिस्पेक्ट में लें तो हम ये कह सकते हैं कि एल्कोहल का, ठीक है, मोनो एल्किल व्युत्पन्न क्या है, ईथर। मींस एल्कोहल के OH को जो है उसका H हटा के और हम एल्काइल ग्रुप जोड़ दें तो भी क्या बन जाएगा, ईथर। तो इस तरह से ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन की जो दोनों संयोजकताएं हैं, जब एल्काइल समूह या एराइल समूह इनसे संतृप्त हैं तो हम उसे बोलेंगे क्या, ईथर। ओके, अब हम आ जाते हैं ईथर के प्रकार। तो आप देखोगे कि जो ईथर है वो दो प्रकार के होते हैं। एक है सम्मित ईथर, या इसी को बोलते हैं सरल ईथर। मींस ईथर ऑक्सीजन से समान एल्किल समूह या एरिल समूह जुड़े होते हैं। मतलब ये है कि जो ईथर ऑक्सीजन है उसके दोनों तरफ जुड़े हुए एल्किल समूह या एरिल समूह, ठीक है, एल्किल या मैं ये कहूं कि एरिल समूह समान होते हैं। और सामान्य नाम देंगे तो डाई एल्काइल ईथर, और IUPAC नाम देंगे तो हो जाएगा एल्कोक्सी एल्केन। ओके, जैसे लिखा है डाई मिथाइल ईथर, तो हम एक ग्रुप को एल्कोक्सी और एक को बोलेंगे एल्केन, तो हो जाएगा मिथॉक्सी मिथेन। ठीक इसी तरह से ये है डाई फिनाइल ईथर या फिनॉक्सी बेंजीन। ठीक है, इसको ऑक्सी और फिनाइल से तो फिनॉक्सी हो गया, और एक को बोलेंगे बेंजीन। तो ये है सम्मित ईथर या सरल ईथर। और दूसरे है मिश्रित या असम्मित, विसम्मित, बल्कि असम्मित ना कह के हम इन्हें क्या बोले, विसम्मित ईथर। तो मिश्रित ईथर या विसम्मित ईथर मतलब ऐसे ईथर जो जिसमें क्या हो, दोनों एल्किल समूह असमान होते हैं, भिन्न होते हैं। मतलब ईथर के जो ऑक्सीजन है उससे जुड़े दोनों एल्किल समूह या एरिल समूह अलग अलग होते हैं। और इनका जब कॉमन नेम लिखते हैं तो वो लिखा जाता है, एल्काइल समूहों को अल्फाबेटिकली लिखें और फिर ईथर लिख दें। मतलब जो भी एल्काइल समूह जुड़े हैं या एराइल समूह जुड़े हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिख के ईथर लिख दो। और जब आप IUPAC नेम लिख रहे हैं तो छोटे एल्किल समूह को एल्कोक्सी बोलोगे और बड़े को एल्केन या बेंजीन बोलोगे। समझ गए ना कि जब आप IUPAC नेम करोगे तो छोटे समूह को एल्कोक्सी और बड़े को एल्केन। जैसे CH3OC2H5, तो हम इसे बोलेंगे इथाइल मिथाइल ईथर, सिंपल नेम, कॉमन नेम। लेकिन जब हम IUPAC नेम लेंगे तो मिथॉक्सी इथेन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि छोटा एल्किल समूह मेथिल है, तो हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। ठीक इसी तरह से बोलेंगे इसे मिथॉक्सी बेंजीन, मिथाइल फिनाइल ईथर। तो इस तरह से हम इनके नामकरण करने होते हैं। यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। अब हम आ जाते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और इनके निर्माण की विधियों को स्पष्ट करते हैं। और पहली विधि है विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो इसमें 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिए जाते हैं और 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोक्साइड, कोई भी लिया जा सकता है। और जब इनकी अभिक्रिया होती है तो बनता है क्या बच्चों, ईथर। मतलब इस प्रोसेस में जो एल्काइल हैलाइड है उसका हैलोजन निकल जाएगा और एल्कोक्साइड का सोडियम निकलेगा NaX और बन जाएगा ईथर। तो इस तरह से अब यहां पर एक टर्म लिख दिया मैंने कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड।
अब 2 डिग्री 3 डिग्री क्यों नहीं लेंगे? तो देखो 1 डिग्री अगर एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो ईथर ही बनेगा और कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन 2 डिग्री या 3 डिग्री आपने एल्काइल हैलाइड ले लिया तो एल्कोक्साइड एक न्यूक्लियोफाइल भी है और एक बेसिक ग्रुप भी है। तो अगर हमने 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ली और मेनली 3 डिग्री, तो ये कार्बोकैटाइन में बदल जाएगा बहुत आसानी से। और कार्बोकैटाइन एसिडिक नेचर का होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण, जिससे यहां पर जो एल्कोक्साइड है वो एक प्रकार का बेस की तरह काम करने लगेगा और प्रोटॉन निकाल देगा। दूसरा रीजन ये भी है कि तृतीयक एल्काइल हैलाइड में जिस कार्बन में न्यूक्लियोफाइल मतलब एल्कोक्साइड ग्रुप जाके जुड़ना है वो ज्यादा त्रिविम बाधा वाला होगा, तो भी ईथर बनाने में दिक्कत है। इसीलिए अगर तृतीयक एल्काइल हैलाइड ले लिया जाए तो एल्कीन मुख्य रूप से बन जाएगी, ईथर की जो ईल्ड है वो कम हो जाएगी। लेकिन 1 डिग्री लेंगे तो हमें अच्छी अमाउंट में ईथर मिलेगा। फिर भी अगर हमें तृतीयक कार्बन लाना है इसमें ईथर में, तो हम एल्कोक्साइड तृतीयक ले लें और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लें, तो फिर हमें तृतीयक कार्बन वाला ईथर मिल जाएगा। क्योंकि एल्कोक्साइड में तृतीयक कार्बन रहेगा लेकिन वो किसी भी प्रकार का कोई एसिडिक नेचर का नहीं है, ना ही वो कार्बोकैटाइन में बदलेगा, और इसलिए हमें तृतीयक कार्बन युक्त ईथर बना सकते हैं। बात क्लियर है अच्छी तरह से? इस विधि द्वारा फिनॉल को एरोमेटिक ईथर में बदल सकते हैं, क्योंकि फिनॉल की NaOH से रिएक्शन करा दो, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, फिर एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन होगी और ईथर बन जाएगा। ध्यान रखें इस मेथड से हम डाइफिनाइल ईथर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते बच्चों? ठीक है, मैं इसमें लिख दे रहा हूं कि इस विधि से डाइफिनाइल ईथर नहीं बनेगा, क्योंकि C6H5X नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं देता। बात क्लियर है बच्चों कि हम इस विधि में यहां पर अगर यूज करें R की जगह C6H5X, तो ऐसे में हमें ये रिएक्शन संभव नहीं है, क्योंकि फिनाइल जो ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ हैलोजन इतनी आसानी से नहीं हटता। तो ये है, तो इस तरह से हम, ये है विलियमसन सिंथेसिस मेथड। इसमें 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो यही है कि आपको तृतीयक एल्काइल हैलाइड और एल्कोक्साइड दिया गया और पूछा जाए मेजर प्रोडक्ट क्या है ना। फिनॉल की अगर एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन की गई है तो ईथर बन सकता है, लेकिन अगर हम फिनाइल क्लोराइड ले लें तो कोई रिएक्शन संभव नहीं है। फिर आते हैं अल्कोहल से। विलियम्स सतत ईथरीकरण कहलाती है, क्योंकि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में देखोगे आप तो ऐसा लगता है कि 1 मोल H2SO4 लाखों एथाइल अल्कोहल को ईथर में बदल सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता बच्चों, क्योंकि रिएक्शन में H2O बनता है और धीरे धीरे H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाने के कारण रिएक्शन रुकने लगती है, धीमी हो जाती है। तो इस तरह से डाइइथाइल ईथर, इस तरह ये H2O रिमूव हो गया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में लगभग 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन चलती है, ठीक है, और इस तरह से बनता है ईथर। लैब में इसी मेथड से ईथर बनाया जाता है। उपरोक्त दोनों विधियों में SN2 क्रिया विधि पाई जाती है, क्योंकि इनमें 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड या 1 डिग्री अल्कोहल का ही प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये बता दूं, चाहे विलियमसन सिंथेसिस हो और चाहे विलियमसन ईथरिफिकेशन हो, इन दोनों की मैकेनिज्म पूछे तो SN2 होगी बच्चों, क्योंकि SN1 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि SN1 में एल्काइल हैलाइड या तृतीयक अल्कोहल किस में बदल जाएगा? पहले बदलना होगा उसको कार्बोकैटाइन में, और फिर कार्बोकैटाइन बनते ही एल्कोक्साइड हो या ईथर अल्कोहल हो, वो प्रोटॉन निकाल देगा तृतीयक एल्काइल हैलाइड के कार्बोकैटाइन से और फिर वो एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए यहाँ पर चूंकि हमें चाहे विलियमसन सतत ईथरीकरण हो या विलियमसन मेथड हो, ध्यान रखें 1 डिग्री अल्कोहल या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का ही यूज होगा, और जब 1 डिग्री यूज होंगे और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगा तो हमेशा SN2 होगा। इसीलिए आपसे पूछ लिया जाए कि विलियमसन सतत ईथरीकरण या विलियमसन संश्लेषण में मैकेनिज्म क्या है नाभिक स्नेही की, तो वो है हमेशा SN1। ये एल्कोक्साइड आया, ट्रांजिशन स्टेट बनी अल्काइल हैलाइड के साथ, बाद में हैलाइड हट गया।
एल्कोहल में चले जाएं तो पहले प्रोटोनेटेड हो जाएगा, फिर एल्कोहल अगले प्रोटोनेटेड एल्कोहल से जुड़ेगा और बाद में इस तरह से H2O और H+ निकलेगा और ईथर में बदल जाएगा। तो ये है कुल मिला के ईथर संश्लेषण की दो विधियां, बाकी की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से अब हम आ जाते हैं भौतिक गुण। तो डाई मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर और डाई इथाइल ईथर, ये तो द्रव गैस होते हैं, जबकि शेष या तो द्रव है या ठोस है। मधुर गंध वाले रंगहीन द्रव हैं, इनमें हाइड्रोजन बंध नहीं होता तथा थीटा का मान अधिक होने के कारण गलनांक क्वथनांक कम होते हैं और समावयवी अल्कोहल से कम क्वथनांक रखते हैं। मतलब इनका जो है गलनांक क्वथनांक, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है और थीटा का मान अधिक होने के कारण, ठीक है, इनमें अच्छी पैकिंग भी नहीं होती और इस तरह से ये मिथाइल ग्रुप के बीच में एक रिपल्सन होता है जिससे डाइपोल मोमेंट कम हो जाता है और यही रीजन है कि ये ज्यादा गलनांक क्वथनांक भी नहीं रखते। अपने समवयवी अल्कोहल के रिस्पेक्ट में अगर आप इनके क्वथनांक देखो तो कितने कम है, इसका है 351.1 केल्विन जबकि इसका है 248 केल्विन। समझ गए ना। तो इसका रीजन यही है कि ये अपने समवयवी अल्कोहल के रिस्पेक्ट में बहुत कम क्वथनांक रखते हैं क्योंकि इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। जल में अल्क विलेय है और विलेयता अनुभार बढ़ने से घटती जाती है। कुछ ईथर खुलते हैं जैसे डाइमिथाइल ईथर, इथाइल ईथर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े ईथर जल में अवेलेबल होते हैं। रासायनिक गुणों की बात करें तो पहला है जल अपघटन। तो जल अपघटित कर दिया जाए तो जल का अणु जोड़ दोगे ईथर में तो अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल से जल निकाल दोगे तो ईथर बनता है। तो इस तरह से ईथर में जल का अणु जोड़ोगे तो अल्कोहल बन गया। तो जल अपघटन से ये किस में बदल जाते हैं, लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड में, और जल अपघटित होके अल्कोहल। हैलोजन अम्लों से क्रिया, तो तनु HCl से क्रिया कराओगे तो एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगा। जैसे आपने सम्मित ईथर ले लिया तो एक ग्रुप अगर ये प्लस है ये माइनस है, ये तो इस तरह से ये जुड़ जाएंगे, ये इधर जुड़ जाएगा ये इधर जुड़ जाएगा। लेकिन अगर दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं तो ध्यान रखें इसमें जब HI की रिएक्शन होगी तो छोटा एल्काइल ग्रुप आयोडाइड में चेंज होगा और बड़ा अल्कोहल। समझिए ना कि अगर दोनों तरफ ईथर में दोनों तरफ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जुड़े हैं, सॉरी अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं और आपने रिएक्शन HI से कराई तनु HI से कोल्ड कंडीशन में, तो छोटा एल्काइल ग्रुप आयोडाइड में बदलेगा। लेकिन अगर ईथर में टर्सरी कार्बन डायरेक्ट ईथर ऑक्सीजन से जुड़ा है तो बड़ा ग्रुप हमेशा आयोडाइड में चेंज होगा। अगर हम फिनॉइल जैसे बेंजीन रिंग से ऑक्सीजन जुड़ा है तो हमेशा ध्यान रखें अल्काइल ग्रुप ही आयोडाइड में चेंज होगा, क्योंकि और रिंग से जुड़ा ऑक्सीजन इतनी आसानी से टूटता नहीं है। क्रिया विधि का है तो जब दोनों तरफ 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो हम जानते हैं ये एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, इसलिए SN2 होगा। तो आयोडाइड छोटे अल्काइल ग्रुप से एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा बच्चों। अब आप देखा ना करके अगर एक मिश्रित ईथर लिया जाए तो छोटा एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप जो है वो आयोडाइड में क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि इनमें हमेशा SN2 मैकेनिज्म होगी और आयोडाइड हमेशा उस तरफ से एल्काइल ग्रुप का अटैक करेगा जहां त्रिविम बाधा कम है। और यही रीजन है कि छोटा ग्रुप आयोडाइड में और बड़ा ग्रुप एल्कोहल में। लेकिन अगर टर्सरी कार्बन है बच्चों ईथर में और प्रोटोनेशन होगा तो टर्सरी कार्बन जो है वो एक कार्बोकैटाइन में चेंज हो जाएगा और फिर जब आयोडाइड आएगा तो इस तरह से बड़ा टर्सरी जो कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है वो आयोडाइड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर अगर बात करें तो ये SN1 है और वो क्या है SN2। सांद्र HI से क्रिया कराई गई हो तो ध्यान रखें पूर्णतः H2O निकल जाएगा और 2 मोल आयोडाइड बनेंगे, चाहे सम्मित ले लो चाहे असम्मित ले लो। बात यहां तक क्लियर अच्छी तरह से। लेकिन अगर इसके साथ कराई गई है C6H5OCH3 और HI, चाहे यहां तनु लिया गया हो बच्चों चाहे सांद्र लिया गया हो, C6H5OH और प्लस CH3I ही बनेगा, क्योंकि रिंग से ऑक्सीजन नहीं हटता। फिनॉल बनेगा लेकिन फिनॉल ऐसे OH नहीं हटाता, बेंजीन रिंग में चेंज नहीं होगा, इसलिए तनु या सांद्र कुछ भी HI लिए हो अगर ऑक्सीजन रिंग से जुड़ा है तो डायरेक्ट वो फिनॉल में ही चेंज होगा। बाकी एल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अलग अलग ध्यान रखना है। नाभिक स्नेही सॉरी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की बात करें तो रिंग में जो है OCH3 ग्रुप जुड़ा है जिसका जो दैसिक प्रभाव है वो ऑर्थो पैरादैसिक होता है। क्या होता है? ऑर्थो पैरादैसिक। इसीलिए चाहे कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ऑर्थो और पैरा में ही होगा और
इसमें जो पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर होता है, यही लिख दिया है मैंने, अधिक बनता है, क्योंकि इस तरह से कोई इंटरेक्शन उसकी ऑर्थो के साथ नहीं होती समूह की, इसीलिए हमेशा पैरा ही ज्यादा बनता है। तो इस तरह से चाहे ब्रोमिनेशन, हैलोजिनेशन, फीडल क्रॉप रिएक्शन करा दें, नाइट्रेशन करा दें, इन सब रिएक्शन होंगी जो फिनॉल में भी हो सकती हैं और ईथर में भी होती हैं। अगर कोई चक्रीय वलय है, चक्रीय ईथर है, सॉरी चक्रीय ईथर में वलय का वियोजन क्वेश्चन आता है, देखो तो ध्यान रखें कि ये इको ऑक्साइड्स कहलाते हैं और जब इनकी रिंग का वियोजन होता है तो दो अलग अलग माध्यम में दो अलग अलग प्रकार से होता है। अगर पूछा गया है अम्लीय माध्यम में, तो अम्लीय माध्यम में वलय में नाभिक स्नेही समूह अधिक शाखित सिरे पर आक्रमण करता है, क्योंकि इसमें कौन सी मैकेनिज्म होती है बच्चों, SN1, समझिए ना, कौन सी मैकेनिज्म, SN1 क्रियाविधि होगी और उसमें कार्बोकैटायन की स्थायित्व पर निर्भर करेगा। तो जैसे ही प्रोटॉन गया, यहां से इस प्रोटॉन जैसे इसमें जुड़ा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और ये किस में चेंज हो गया, कार्बोकैटायन। फिर एक नाभिक स्नेही समूह आया, H+ निकल गया। तो इस तरह से अम्लीय माध्यम में चक्रीय ईथर की वलय का वियोजन SN1 मैकेनिज्म से होता है और ज्यादा स्थायी कार्बोकैटायन बनने के कारण नाभिक स्नेही समूह अधिक प्रतिस्थापी कार्बन पर अटैक करता है। लेकिन क्षारीय माध्यम में चले जाएं तो यहां पर SN2 मैकेनिज्म होगी, क्योंकि प्रोटॉन तो है नहीं, तो इसलिए नाभिक स्नेही समूह हमेशा कम प्रतिस्थापी सिरे पर आक्रमण करेगा। जैसे ये हेप्टोक्साइड अपने ग्रिग्नाली एजेंट की रिएक्शन करा दी, तो आप देख रहे हैं ये CH2 वाले कार्बन पर अटैक कर रहा है। इस तरह से रिंग का जो है वियोजन होता है। जैसे ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में दे रखा है, पहले आपने OH हटा तो Cl Mg आया, अब आप इसमें ये ले एक साइक्लिक ईथर, तो आप देख रहे हैं कि CH2 ग्रुप इस तरह से यहां इस कार्बन में जुड़ गया और ये रिंग खुल जाएगी, तो यह बन जाएगा OH 2R। इस तरह से यह है एक इको ऑक्साइड में वलय का वियोजन ध्यान रखना है। तो कुल मिला के इतना ही ईथर में पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरत ईथर में पढ़ने की नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये देखा जाए तो NCERT सिलेबस के अनुसार लगभग हटा दिया गया है। ठीक है, फिर भी मैंने आपको जो कुछ काम की चीजें हैं वो बता दी। तो ये था हमारा कुल मिला के ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे पहले, वो है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बच्चों।